आगे आगे जी अभी जी सर। चलो ओके स्टार्ट करते हैं हम. सो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी. ऑन द third week of the second day, on the Tuesday, we have the topic with the essentials of the cycling physiology, and the Dr. Neha Kakkar, MSc, PhD in physiology, is the host and the lecturer of today's topic. And I request her, she come and take lecture, but before the lecture, I can just intro her. She is sports scientist in exercise physiology in NIS Patiala, and she has worked with so many national camps and the national teams in her tenure. So she is the experienced physiologist and masters in exercise physiology. So on the request of cycling department, she come and take lecture today, and I welcome her, Shri Madam Neha Kakkar. So Madam, please आइए और थैंक यू you सर। can start the lecture. थैंक यू सर। थैंक यू सर। Thank you, Madam. Please start. थैंक यू सो मच जी। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। मैं डॉक्टर नेहा कक्कड़ आज मैं टॉपिक डिस्कस करने जा रही हूँ। ये है फिजियोलॉजी का। मेनली जो मैंने बनाया है वेबिनार, दिस इज ऑन द साइक्लिंग फिजियोलॉजी। देखिए, फिजियोलॉजी हम सब जानते हैं क्या है। फिजियोलॉजी करता है कि हमारे शरीर के अंदर कितने जितने भी सिस्टम्स हैं उनकी जब हम स्टडी करते हैं उसे हम कहते हैं फिजियोलॉजी। बट फिजियोलॉजी क्या करते हैं, थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी अपनी स्लाइड में। एक्सरसाइज फिजियोलॉजी क्या है, देखिए सबसे पहले इस टर्म को समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि एक्सरसाइज क्या है। एक वर्ड है फिजियोलॉजी, एक वर्ड है एक्सरसाइज, एक वर्ड है फिजिकल एक्टिविटी और है एक वर्ड एक्सरसाइज। क्या ये दोनों वर्ड सिमिलर हैं? अगर हम फिजियोलॉजी की नजर से देखें तो इन दोनों वर्ड्स के अंदर बिल्कुल भी सिमिलरिटी हम कहेंगे नहीं है, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी क्या है कि कोई भी काम जो मैं कर रही हूँ सुबह से लेकर शाम तक। सपोज मैं कहती हूँ कि आई एम अ फिजिकली एक्टिव लेडी, मैं सुबह से शाम तक बहुत काम करती हूँ। मैंने अपने घर के काम किए, उसके बाद मैं ऑफिस आई, ऑफिस के जाने के बाद मैं फिर से घर को जाती हूँ। तो ये सभी काम क्या है, 20 काम जो जितने भी वर्क्स हैं ये आते हैं हमारे फिजिकल एक्टिविटी के अंदर। पर ये फिजिकल एक्टिविटी एक्सरसाइज कब बनती है, जब मैं इस फिजिकल एक्टिविटी को प्लान वे में रिपीटेटिवली करूंगी। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दूं, मेरे हाथ में ये पेन है, मैं इस उठा के उधर रखती हूँ और उसके बाद मैं दूसरा काम करने लग जाती हूँ, उसके बाद दूसरा, उसमें क्या कर रही है, बॉडी की एनर्जी को एक्सपेंड कर, मतलब और सारा दिन में क्या किया, डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज की जिसके अंदर में बॉडी का एनर्जी एक्सपेंडिचर हुआ। पर एंड ऑफ द डे क्या हुआ, मेरा दिन खत्म हुआ, मैं एग्जॉस्ट हो गई, मैं सो गई और अगेन फिर से मेरा वही सर्कल शुरू हो गया। बट एक्सरसाइज का क्या मतलब है कि जब मैं इस एक्टिविटी को बार बार करूंगी, सपोज मैं बार बार उठाऊंगी तो क्या होगा, मेरी जो यही एक्टिविटी मेरी एक्सरसाइज बन जाएगी और ये कहाँ इफेक्ट करेगी, टू द माई वर्किंग मसल्स, जो मेरे मसल्स वर्क कर रहे हैं वहां पर ये इफेक्ट करेगी। तो एक्सरसाइज फिजियोलॉजी क्या है कि जब हम स्टडी करते हैं फंक्शंस को, कब, जब हमारी बॉडी जो है इन द एक्सरसाइज, ड्यूरिंग द कंडीशन ऑफ एक्सरसाइज, और जब एक्सरसाइज करने के बाद हमारी बॉडी के अंदर जो चेंजेस आते हैं, एंड दीज चेंजेस आर कॉल्ड द अडेप्टेशंस आते हैं, उसके जब हम स्टडी करते हैं, दैट इज कॉल्ड द एक्सरसाइज फिजियोलॉजी। सो here I have given in the slide, physical activity क्या है, any bodily movement produced by the muscles that increase of energy expenditure is called physical activity, and that activity is get planned and structured and for a purposeful activity एक exercise बन जाती है। और जब हम स्टडी करते हैं that is called the exercise physiology. Now let's see the nature of साइकिलिंग। जो हमारी स्पोर्ट्स है इसका नेचर क्या है, जैसे हम सब जानते हैं कि साइकिलिंग एक ऐसा स्पोर्ट है जिसके अंदर सभी एरोबिक, एनारोबिक
और हमारे ATP सारे सिस्टम्स जो हैं इक्वल रोल प्ले करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि हमारे साइक्लिंग की प्रोफिशिएंसीज क्या है। प्रोफिशिएंसीज मींस कि हमारी जो गेम है उसकी डिमांड क्या है। गेम की डिमांड क्या कहती है, द मेनली इसके अंदर स्प्रिंटिंग भी है, क्लाइंबिंग भी है, टाइम ट्रेलिंग भी है एंड मल्टी आर रेसिंग भी है। अब अगर हम इन चारों प्रोफिशिएंसीज को कंबाइन करें तो हमारे सारे एनर्जी सिस्टम्स जो हैं इसके अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं। बिकॉज स्प्रिंटिंग आपको हम जानते हैं कि बहुत फास्ट मूवमेंट्स इसके लिए चाहिए, एनर्जी जो है बहुत फास्ट प्रोडक्शन चाहिए। क्लाइंबिंग के लिए आपको रेजिस्टेंस ओवरकम करना है तो आपको स्ट्रेंथ भी चाहिए, के अंदर आपके अंदर एक्सप्लोसिव पावर होनी चाहिए एंड मल्टी आर रोड रेसिंग के लिए हमें एंड्योरेंस चाहिए। इट मींस ऑल द सिस्टम्स वी नीड टुगेदर, में हर सिस्टम को उसकी रिक्वायरमेंट है। अब व्हेन द प्रोफिशिएंसीज कंबाइन टुगेदर, ये प्रोफिशिएंसीज हमारे अंदर आएंगी कहाँ से, जब हमारी बॉडी क्या मेरी बॉडी फिजियोलॉजिकली कैपेबल है इन प्रोफिशिएंसीज को जनरेट करने के लिए। ये हमें कैसे पता चलेगा, जब हम देखेंगे कि हमारी बॉडी के अंदर कौन कौन से सिस्टम्स है। देखिए हर एक इंडिविजुअल का अपना सिस्टम है, ऐसा नहीं है कि उसके अंदर एंड्योरेंस भी उतना ही होगा और उसके अंदर स्ट्रेंथ भी उतनी होगी। हमें जानना है कि हमारी कैपेबिलिटी कहाँ पर है, कैपेबिलिटी कहाँ पर है और किस इवेंट के अंदर फिट बैठ रहे हैं। अब कैपेबिलिटीज क्या है कि जब हम इन प्रोफिशिएंसीज को कंबाइन कर देते हैं और इन प्रोफिशिएंसीज को जब हमें करना है, हमें क्या देखनी है। और these capabilities are mainly in cycling are strength, endurance and level of intensity। आपके अंदर स्ट्रेंथ भी चाहिए, एंड्योरेंस भी चाहिए और लेवल देखना है कि किस इंटेंसिटी आप कवर करेंगे तो हमें जो ये कैपेबिलिटीज हैं जनरेट होंगी। अब ये सब कहाँ से आएगा, दिस विल डिपेंड्स अपॉन अवर द फिजियोलॉजिकल सिस्टम्स। हमारी बॉडी के सिस्टम्स के अंदर कौन कौन से सिस्टम्स हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है और ये सिस्टम्स जो है फिर हमें सिस्टम्स के बारे में जानना, हमें पता चले क्या हम उस टाइप की ट्रेनिंग ले रहे हैं। बिकॉज ट्रेनिंग करने से ही, अप्रोप्रिएट ट्रेनिंग करने से हमारी बॉडी के अंदर एडेप्टेशन आएगी और एडेप्टेशन आने से ही आपका जो ट्रेनिंग है दैट विल बी सक्सेसफुल। I will this thing again. The combination इस कॉम्बिनेशन को कंबाइन करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस एंड द लेवल ऑफ इंटेंसिटी। These are the basic component of cycling fitness, endurance and speed। अब इन तीनों का जब हम कंपोनेंट्स को कंबाइन करते हैं, सपोज मैं इसको कंबाइन करती हूँ एंड्योरेंस स्ट्रेंथ, दिस बिकम्स द स्ट्रेंथ एंड्योरेंस। एज वी नो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट fitness component for cycling. When endurance is combined with the speed, it becomes speed endurance, again important, and power we know because anaerobic power is very important, that is called the strength and combination of speed. So all these parameters, cycling as an exceptional game जिसके अंदर सभी के सभी parameters हमारे लिए equally important है। सिर्फ मैं ये जान के चलूँ कि cycling is aerobic sports नहीं, ऐसा नहीं है, हर एक पैरामीटर को हमने डेवलप करना है। इनको समझने के लिए हमें देखना है कि हमारी बॉडी के कौन कौन से एनर्जी सिस्टम्स हैं। सबसे पहले आता है ATP-CP, लैक्टिक एसिड सिस्टम, देन एरोबिक सिस्टम। क्या है, देखिए ATP-CP सिस्टम क्या है, दिस आर द चिलर ऑफ आवर बॉडी। चिलर्स मतलब इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी। जब हमें क्या चाहिए, देखिए कोई भी काम हमें करना है, कुछ भी मुझे खरीदना है तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी, अपने मैं क्या करूंगी, अपने सबसे छोटे जो मेरे पास चिल्लर है खर्चना चाहूंगी, दैट आर कॉल्ड द इमीडिएट। हम उनको सबसे अवेलेबल करते हैं कि मुझे ये काम करना है और मैं इस काम के क्यों मैं अपने सबसे मेरे पास अवेलेबल है उसको यूज कर दूं। एंड ATP-CP क्या है, हमारी चिल्लर है, हमारी बॉडी किसी भी काम को मुझे करने के लिए इमीडिएटली अवेलेबल है। और ये ATP-CP हमारे पास बहुत ज्यादा मात्रा में अवेलेबल नहीं होते, ओनली हमारी बॉडी जो है 84 ग्राम्स ऑफ ATP-CP स्टोर करके रख सकती है। और ये ATP-CP क्या है, रीसिंथेसाइज होते हैं बार बार हमारे एनर्जी सिस्टम के अंदर। जितने भी सिस्टम्स हैं उनका जो एंड प्रोडक्ट है वो तो ATP है। एंड ATP क्या है,
ऑफ एनर्जी जो हमें एनर्जी दे रहा है। अगर मैं इसको सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाना चाहूँ तो क्या है कि मेरे पास एक बड़ा नोट है 500 का, लेकिन वो बना से है, वो एक एक दो दो तीन तीन से रुपए से मिलके बना है, और दिस एक एक दो दो रुपीज, दीज आर द चिल्लर्स, एंड व्हेन दीस कंबाइन टुगेदर मेरे पास एक बड़ा नोट बन गया। लेकिन अब एटीपीसीपी क्या है, यही है हमारी बॉडी के अंदर जो इमीडिएट अवेलेबल है। हम क्या करते हैं, कोई भी इवेंट मुझे इमीडिएट करना है मेरी बॉडी के अंदर, सपोज आई हैव टू मूव दिस हैंड, इसमें क्या है मेरा एटीपीसीपी यूज हो रहा है। अब इसके बाद क्या हुआ, मैंने क्या किया, इसको करने के लिए एटीपीसीपी यूज किया। सेकेंड सिस्टम क्या है मेरा, लैक्टिक एसिड सिस्टम। ये जो सिस्टम है हमारे, ये कभी भी ऐसा नहीं है कि पहले एक सिस्टम सामने आएगा फिर दूसरा सिस्टम, सभी सिस्टम एक साथ हमारी बॉडी के अंदर चल रहे हैं। एक्सक्यूज मी डॉक्टर नेहा, एक्सक्यूज मी डॉक्टर नेहा, आपका लेक्चर बहुत यूजफुल इंफॉर्मेटिव है, लेकिन आपकी आवाज बहुत क्रैक कर रही है। हो सके तो आपके घर में वाईफाई से दूसरे गैजेट कनेक्टेड है, उनको ऑफ कर दीजिए, शायद क्लियरिटी आ जाए। इट इज अ वेरी इंफॉर्मेटिव सेशन, तो हम लोग अच्छी तरह से सुनना चाहते हैं। थैंक यू। Sir, can I start it now? Please start from the place where you left. जी सर, स्टार्ट कीजिए मैडम प्लीज। हम जान रहे थे कि जो हमारी बॉडी के एनर्जी सिस्टम है, तीन सिस्टम्स, ये एनर्जी सिस्टम्स जो है हमें क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, प्रोडक्ट एटीपी दे रहे हैं, जो क्या करेगा हमारी बॉडी के अंदर जो हमने एनर्जी है हमें प्रोवाइड करेगा हमारे सभी कामों को करने के लिए। ये तीनों सिस्टम्स जो है एक साथ ही सामने है, डिपेंड करता है कि आपका जो काम है, आपका मैडम कंटिन्यू कीजिए प्लीज, स्क्रीन शेयर करके कंटिन्यू कीजिए प्लीज मैडम। मैडम स्क्रीन शेयर कीजिए। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। सर एक मैडम की आवाज क्लियर नहीं आ रही सर। हाँ हाँ, नेटवर्क की प्रॉब्लम है अनिल, हमने मैडम से रिक्वेस्ट की है, शी इज डूइंग जी सर। दिस। हाँ वो कर रहे हैं थोड़ा सा। तो एक्चुअली जो फॉस बिल्डिंग है ना अपनी, उसमें बड़ी होने करके थोड़ा नेटवर्क की प्रॉब्लम आती है। ये अपना अलाइड स्पोर्ट्स साइंसेज डिपार्टमेंट है ना जो, उसमें ये थोड़ी नेटवर्क की प्रॉब्लम रहती है। हाँ जी सर। वो एक्चुअली सेकंड और थर्ड फ्लोर जी रहता है, सर। तो उसमें थोड़ा नेटवर्क है। सो शी इज ट्राइंग टू क्लियर आउट। हेलो मैडम, नेहा मैडम, आर यू लिसनिंग मी? जी सर। नेहा मैडम, सर भाई इसको क्या करना है? मेरी क्लास चली है, अभी बाद में बात करेंगे। वो वहाँ रखा है, रूम में नहीं है। कैसी फोटो आ रही है? हेलो,
Dear listeners, sorry for the interruption. We are trying to be correct all the signals. Please have the patience. We will again continue with this. यस आ गई हैं. गुड. सर. यस मैम, ठीक है अभी. हाँ जी सर. ठीक है मैडम, कंटिन्यू कीजिए. ओके सर. सर मेरा स्लाइड दिख रहा है सर? माय स्लाइड इज विजिबल? स्लाइड इज ओके, स्लाइड इज गुड. ओके सर. स्लाइड्स दिख रही हैं, लेकिन आवाज में थोड़ी ना क्लैरिटी नहीं है, थोड़ी ठीक है सर, डिस्टर्बेंस. मैं दोबारा से कोशिश करती हूँ सर. हाँ जी. हाँ, कंटिन्यू कीजिए आप. ठीक है सर. मैं बात कर रही थी कि हमारी बॉडी के अंदर 3 एनर्जी सिस्टम्स अवेलेबल हैं. ATP CP, लैक्टिक एसिड सिस्टम एंड एरोबिक सिस्टम. ATP CP सिस्टम जो है हमारी बॉडी के अंदर, दिस इज द इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी. इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी मीन्स हमें कुछ भी काम करना है उसके लिए हमें एनर्जी जो मिलेगी वो ATP CP से मिलेगी. दीज आर द चिलर ऑफ आवर बॉडी. चिलर मीन्स जो हम सबसे पहले यूज करते हैं. और पर सर इसकी प्रॉब्लम क्या है कि ये जो हमारी चिलर है ये ज्यादा लंबे समय तक चलते नहीं है, बिकॉज 84 ग्राम्स ऑफ ATP कैन बी स्टोर्ड बाय हमारी बॉडी. हमारी बॉडी के अंदर सिर्फ 84 ग्राम्स ऑफ ATP स्टोर होते हैं और ये ATP रीसिंथेसाइज होते हैं हमारे दोनों दूसरे सिस्टम्स के थ्रू, जो है लैक्टिक एसिड सिस्टम एंड एरोबिक सिस्टम. लैक्टिक एसिड सिस्टम क्या है? दिस इज ऑल्सो अ शॉर्ट टर्म, एक शॉर्ट टर्म सिस्टम है, पर ये हमें एनर्जी क्या देता है? बहुत ही क्विकली देता है. लेकिन इसका भी एक ड्रॉबैक है. क्या ड्रॉबैक है? कि हमें एनर्जी तो बहुत क्विकली मिलेगी, लेकिन इसके जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो क्या है? बहुत ज्यादा है, लेकिन इसलिए वो हमारी लंबे समय तक नहीं चलती. तो एरोबिक सिस्टम जो है, जो हमें लंबे समय तक एनर्जी दे रहा है, पर इसके लिए हमें क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए. तो कहने का मतलब क्या है कि तीनों एनर्जी सिस्टम्स हमें एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं साइमल्टेनियसली, पर ATP CP सिस्टम जो है वो सबसे पहले एनर्जी देता है, पर इमीडिएट देता है, खत्म हो जाता है. उसके बाद हमारा क्या है? डिपेंड करता है कि हमारे पास कितना टाइम है, हमारे ड्यूरेशन कितना है, हमारे जो इवेंट है उसका ड्यूरेशन. अगर आप देखेंगे तो मेरी स्लाइड में क्या है कि अगर मेरी जो गेम है, दैट इज मेरा इवेंट है, इट इज लेस देन 10 सेकेंड्स, तो मेरा जो है जो हमारा ATP CP सिस्टम है ये सामने आएगा, मेरे को इमीडिएट एनर्जी देगा और मेरा इवेंट खत्म हो जाएगा. लेकिन उसके बाद क्या है? अगर मेरा इवेंट 10 सेकंड से लेकर 1 मिनट तक है, तब क्या होगा? मेरी बॉडी क्या करेगी? उस ATP CP जो मेरे अंदर था उसको भी यूज करेगी. उसके साथ साथ क्या करेगी? हमारी बॉडी क्या करेगी? क्विक हमें चाहिए, एनर्जी चाहिए, तो लैक्टिक एसिड सिस्टम को यूज करेगी, जिसको हम बोलते हैं एनारोबिक सिस्टम. एनारोबिक जिसके अंदर हमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है. ऐसा नहीं है कि जरूरत नहीं है, जरूरत क्यों नहीं पड़ी? क्योंकि हमारे पास इतना टाइम ही नहीं था कि हम उस ऑक्सीजन को यूटिलाइज कर सकें. अब क्या हुआ हमारी बॉडी के अंदर? जब क्या है हमारा जो इवेंट है 1 मिनट से लेकर 2 मिनट तक था, तो मेरी बॉडी किस पर आई? 50% जो है मुझे मिल रही है ऑक्सीजन का, मुझे एनर्जी मिल रही है ऑक्सीजन सिस्टम से, और 50% मिल रही है जो मेरा एनारोबिक सिस्टम जो पहले से चलते आ रहे हैं वहां से. और अगर मेरा इवेंट 2 मिनट से ऊपर तक जाता है तो मेरे को 98% जो एनर्जी मिलेगी, दैट विल बी फ्रॉम द एरोबिक सिस्टम. अगर मैं इसको एक तरह से एक्सप्लेन करना चाहूँ तो हम इसको सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करेंगे कि मैंने कुछ खरीदना है, मेरे पास खुले पैसे हैं, मैं उसको उस चीज से ले लूंगी, पर मैं देखूंगी कि उसकी जो कीमत है, मेरा जो इवेंट है उसकी कीमत ज्यादा है, तो मैं क्या करूंगी? अपनी फर्स्ट पॉकेट में से क्या करूंगी? 10 रुपए का नोट निकालूंगी और मैं उस इवेंट को ले लूंगी. अगर वो तब भी नहीं आया, तब मैं क्या करूंगी? अपनी बैक पॉकेट में से 500 का नोट निकालूंगी. हम जो हमारा बड़ा नोट होते हैं उसको संभाल के रखते हैं और उसको इमीडिएटली नहीं निकालते हैं. क्यों? क्योंकि अब हम क्या कहते हैं कि हमारा ये बड़ा नोट ना टूटे. अभी हम बड़ा नोट निकालेंगे, इस बड़ा नोट से हम उस सामने वाली चीज को खरीद लेंगे.
इसमें क्या लगा, टाइम लगा। पर अगर आपके पास टाइम ही नहीं है, उस इवेंट के अंदर टाइम ही नहीं है, तो आपका जो वो बड़ा नोट है वो बेकार है। अगर आपका इवेंट जल्दी खत्म हो रहा है तो आपके लिए सिस्टम्स कौन से काम में आ रहे हैं, एटीपी-सीपी सिस्टम एंड लैक्टिक एसिड सिस्टम। पर अगर हमारे पास चीज जो हमारे जिससे हमें करना है, जो हमें वर्क करना है, उसकी जो एक्सपेंडिचर है वो ज्यादा है, तो मैं क्या करूंगी, एरोबिक सिस्टम का यूटिलाइज करूंगी। तो ऑल द थ्री सिस्टम्स प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। जो हमारा ये जो जिसको हम बोलते हैं टाइमलाइन ऑफ एनर्जी सिस्टम्स, तीनों एक टाइम से चल रहे हैं, लेकिन तीनों का जो है इंपॉर्टेंस इक्वल है। नाउ बात करते हैं साइकिलिंग में एरोबिक डिसिप्लिन। 98% जो हमारा जो साइकिलिंग है, इसके अंदर क्या है, एरोबिक मेटाबॉलिज्म आता है। पर प्लेयर्स इसलिए अपने एनारोबिक मेटाबॉलिज्म के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देते, दे ओनली फोकस ऑन द एरोबिक्स पार्ट। एरोबिक पार्ट में क्या आता है, जिसको हम बोलते हैं डेवलपमेंट ऑफ अवर एरोबिक कैपेसिटी। हम जानते हैं कि एरोबिक कैपेसिटी क्या है। एरोबिक कैपेसिटी क्या है, एंड्योरेंस मेन जो हमारा कंपोनेंट है। मेन कंपोनेंट इसे क्यों कहा गया, बिकॉज देखिए सबसे पहले हमें अपना एंड्योरेंस स्टैमिना डेवलप करना है। एंड्योरेंस क्या करेगा, दिस इज द फिटनेस ऑफ योर थ्री सिस्टम्स ऑफ द बॉडी। कौन कौन सा सिस्टम्स, रेस्पिरेटरी सिस्टम, हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम एंड मस्कुलर सिस्टम। इन तीनों की एफिशिएंसी कैसे, देखिए सबसे पहले है रेस्पिरेटरी सिस्टम। कितनी ऑक्सीजन मैं अपने अंदर ले सकती हूँ, मेरी बॉडी कितनी कैपेबल है ऑक्सीजन को अंदर लेने के लिए। ऑक्सीजन में अंदर कितनी लूंगी, जितने बड़े जितने एफिशिएंट मेरे लंग्स होंगे। लंग्स का साइज जितना बड़ा होगा ऑक्सीजन अपने अंदर ले सकते। How efficiently my respiratory system is working। मैंने ऑक्सीजन बाहर से अपने अंदर ले ली। अब ये ऑक्सीजन कहाँ जाएगी, मेरे हार्ट के पास जाएगी। हार्ट क्या करेगा, इसको पंप करेगा थ्रू आउट द बॉडी पार्ट्स, सभी बॉडी पार्ट्स में, मेनली इन द वर्किंग मसल्स, जो हमारे जो मसल्स जो है वर्क कर रहे हैं। अब क्या होगा, वर्किंग मसल्स में जाएगी। अब क्या होगा, मेनली जो हमारा हार्ट है कितना एफिशिएंट है, उसको क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूट करेगा, पंप करेगा ब्लड को टू डिस्ट्रीब्यूट द ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। एंड थर्ड सिस्टम इज अवर मस्कुलर सिस्टम। हमारे मसल्स कितने एफिशिएंट हैं उस ऑक्सीजन को यूटिलाइज करने के लिए। अगर मेरे मसल्स एफिशिएंट नहीं है, उस ऑक्सीजन को यूटिलाइज ही नहीं कर सकते, हमारा प्लेयर कभी हम उसको मैक्सिमम लेवल तक लेके नहीं गए, तो वो मैक्सिमम ऑक्सीजन यूटिलाइज कैसे करेगा। सो तीनों सिस्टम की जो एफिशिएंसी है उसके ऊपर डिपेंड करता है हमारा एंड्योरेंस, कि हमारा एंड्योरेंस लेवल कितना अच्छा है। और एंड्योरेंस हम कैसे नापते हैं, हम नापते हैं इसको VO2 मैक्स के अंदर। VO2 मैक्स क्या है, हाईएस्ट रेट ऑफ द ऑक्सीजन। मैं कितना ज्यादा ऑक्सीजन अपने अंदर ले सकती हूँ, कब ले सकती हूँ, जब मैं मैक्सिमम वर्कआउट करूंगी। अभी यहाँ बैठे बैठे मैं ऑक्सीजन नहीं ले सकती मैक्सिमम, कितनी भी कोशिश कर ले हम मैक्सिमम नहीं ले सकते, जब तक मेरी बॉडी मैक्सिमम वर्कआउट के अंदर नहीं जाएगी, स्ट्रेस में नहीं होगी, तो हम ऑक्सीजन नहीं ले सकते। तो VO2 मैक्स क्या है, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वेरिएबल जो हम यूज करते हैं साइक्लिस्ट की फिटनेस जानने के लिए। फिटनेस को कार्डियो रेस्पिरेटरी फिटनेस जानने के लिए। मैं आपको बता कि VO2 मैक्स रिफ्लेक्ट करता है कार्डियोवास्कुलर एंड द मस्कुलर सिस्टम। इट इज इन द ml per kg per minute, कितनी वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन में ले रही हूँ 1 मिनट के अंदर। नाउ जितना हमारा VO2 मैक्स ज्यादा होगा, उतनी हमारी जो ऑक्सीजन है उसकी सप्लाई मसल्स फाइबर्स को ज्यादा होगी, और मसल फाइबर्स में जितनी जल्दी ऑक्सीजन पहुंचेगा, उतनी जल्दी क्या होगा, हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन को जब पहुंचेगी तो एनर्जी का प्रोडक्शन होगा, और हमारे मसल्स क्या करेंगे, उस एनर्जी को यूटिलाइज कर पाएंगे। सो हमारी एरोबिक कैपेसिटी जितनी ज्यादा होगी, उतना जो है हमारा परफॉर्मेंस लेवल जो है ज्यादा होगा। हमारी बॉडी के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट नहीं बनेंगे। ये ऑक्सीजन क्या करेगा, उस जितने भी बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट्स बन रहे हैं उसको साथ के साथ क्लियर करता रहेगा। अब इन सब वेस्ट प्रोडक्ट में एक वेस्ट प्रोडक्ट है, दैट इज लैक्टिक एसिड। जैसे हम सब जानते हैं लैक्टिक एसिड क्या है, इट इज अ, देखिए बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट बॉडी के अंदर बन रहे हैं बिकॉज बहुत केमिकल रिएक्शंस चल रही हैं, पर एक जिसको हम मेनली बोलते हैं लैक्टिक एसिड की क्या चीज है, इट इज अ वेस्ट प्रोडक्ट। जब हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता, देखिए सांस हम अभी भी ले रहे हैं, जब मैं एक्टिविटी कर रही हूँ तब भी हम सांस ले रहे हैं, हमारी बॉडी क्या करती है, तब हर कंडीशन में ऐसा नहीं है कि हम कोई एक्टिविटी बिना सांस लिए करते हैं, ऐसा नहीं होता। लेकिन ये जो ऑक्सीजन है इसकी जो डिमांड है वो बढ़
जाती है। हमारे क्या होता है, जैसे जैसे हम एक्सरसाइज की इंटेंसिटी बढ़ाते हैं वैसे वैसे क्या होता है, हमारे शरीर में ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाती है। और जब ये डिमांड पूरी नहीं हो पाती, क्योंकि हमारे जो ये तीनों सिस्टम है, मैंने आपको बताया, हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, इनकी एक लिमिट है। उस लिमिट से लिमिट जब हमारी आ जाती है तब क्या होगा, हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो क्या होती है, कम हो जाती है और डिमांड बढ़ जाती है। और जब डिमांड बढ़ती है तो क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की जो उस जो वर्किंग मसल्स हैं वहां पर वेस्ट मटेरियल्स इकट्ठे होने लग जाते हैं। और दिस वेस्ट मटेरियल उनमें से एक कॉमन है जो सबसे इंपॉर्टेंट, दैट इज लैक्टिक एसिड। ये लैक्टिक एसिड इज द केमिकल बायो प्रोडक्ट है जो हमारी बॉडी जब एनारोबिक रेस्पिरेशन में चली जाती है, मीन्स ऑक्सीजन की सप्लाई प्रॉपर नहीं हो पाती। ये क्या करता है एक्चुअली, इसका काम क्या है, ये इसका मेन कि क्यों हमारी परफॉर्मेंस को हिंडर करता है। देखिए लैक्टिक एसिड क्या है, इट इज अ एसिड। ये एक एसिड है। जब कोई भी एसिड किसी चीज के अंदर मिक्स करते हैं, सपोज मैं पानी सिंपल वाटर के अंदर लेमन वाटर ऐड कर दूं मैं, तो क्या होगा, मैं नींबू ऐड कर दूं तो क्या होगा, वो लेमन वाटर बन जाएगा, वो लेमन नहीं रहेगा। इट मीन्स क्या होगा, उस पानी की जो पीएच है वो चेंज हो जाएगी। सेम ये लैक्टिक एसिड क्या कर रहा है मेरे बॉडी के अंदर, ये क्या करता है, हमारे मसल्स के अंदर बनेगा और ये मसल्स के अंदर रहेगा नहीं, ये मसल्स से कहाँ आएगा, मेरे ब्लड के अंदर आएगा। और जब ये ब्लड के अंदर आता है तो ये ब्लड के अंदर आने के बाद क्या करता है, ये लैक्टिक एसिड हमारी ब्लड की पीएच को चेंज कर देता है। जब हमारी ब्लड की पीएच चेंज होगी तो क्या होगा, इस लैक्टिक एसिड की बनने की वजह से क्या होगा, देखिए बाहर से जो ऑक्सीजन, सांस तो हम तब भी ले रहे थे, ऑक्सीजन बाहर से तब भी आ रहा था, लेकिन क्या हुआ, इस लैक्टिक एसिड के आने की वजह से जो मेरा हीमोग्लोबिन है, वो हीमोग्लोबिन क्या करेगा, इस ऑक्सीजन के साथ बाउंड नहीं कर पाएगा। जब वो बाइंड ही नहीं होगा तो ये हमारा जो हीमोग्लोबिन है, ये जो ब्लड है हमारा, वो बॉडी पार्ट्स तक पहुंचेगा कैसे। जैसे हम सब जानते हैं कि हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन का क्या रोल है, हीमोग्लोबिन क्या है, दीज आर द कैरियर्स, जो ऑक्सीजन को क्या करते हैं, कैरी करते हैं। अब जब हमारे ब्लड के अंदर क्या आ गया है, एक एसिड आके मिल गया है, ये एसिड क्या कर रहा है, उसको काम ही नहीं करने दे रहा है, ऑक्सीजन को बाइंड ही नहीं करने दे रहा है, किसके साथ, हीमोग्लोबिन के साथ। तो क्या होगा, आप जितना मर्जी बाहर से अपनी वेंटिलेशन इंक्रीज कर लीजिए, लेकिन वो बाइंडिंग ही नहीं हो पा रही, प्रॉपर बाइंडिंग स्लो हो गई है, तो ऑक्सीजन जो है हमारे वर्किंग मसल्स तक नहीं पहुंचेगा। और जब वर्किंग मसल्स तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा तो हमारे मसल्स में क्या होगा, पेनफुल मूवमेंट शुरू हो जाएगी। और वो पेनफुल मूवमेंट क्या रहेगी, जिसको हम बोलते हैं मसल क्रैम्पिंग शुरू हो जाएगी। और दिस क्रैम्पिंग आपकी कुछ देर तक चलेगी, उसके बाद आप ऑटोमेटिकली, जब हम बोलते हैं कि बस मेरा गिव अप, एग्जॉशन हो गया, क्यों, क्योंकि दिस एसिड इस एसिड ने क्या किया, ब्लड की पीएच चेंज कर दी, और उस पीएच की चेंज होने की वजह से हमारे जो है ऑक्सीजन होने के बावजूद भी हम उसका यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे हैं। अब क्या होगा, ये लैक्टिक एसिड जो है हमारी बॉडी में बनता है, अभी भी बन रहा है, बनेगा जब हम बहुत हाई इंटेंसिटी पे होंगे नहीं। लैक्टिक एसिड हमारा हर समय बनता है, ड्यूरिंग द रेस्ट कंडीशन भी हमारा लैक्टिक एसिड बन रहा है। लेकिन जो ये लैक्टिक एसिड बनता है, इसकी एक रेंज है। जब ये रेंज से ऊपर जाता है, ऊपर कब जाएगा, जब हमारी एक्सरसाइज की इंटेंसिटी ज्यादा होगी, जब डिमांड ज्यादा होगी ऑक्सीजन की और सप्लाई कम होगी, तो ये लैक्टिक एसिड क्या होगा, हमारी बॉडी के अंदर अक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा। और जब ये अक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा तब ये प्रॉब्लम क्रिएटिंग बन जाएगा। और तब क्या बनेगा, इट विल गो इनटू द ब्लड, और ये ब्लड में जब जाएगा तो मैंने आपको जैसे बताया, ये क्या करेगा, हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन के बॉन्ड को बनने नहीं देगा। लेकिन अगर मेरे पास ऑक्सीजन आ रही है, मैं क्या कर रही हूँ, माय बॉडी इज फिटनेस, एरोबिकली फिट, तो क्या होगा, ये जो लैक्टिक एसिड है ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा। और ऑक्सीडाइज होकर क्या करेगा, मेरे जो वर्किंग मसल्स है वहां से मूव कर कहाँ चला जाएगा, दूसरे पार्ट्स ऑफ द बॉडी में चला जाएगा। और जब ये दूसरे पार्ट्स ऑफ द बॉडी में जाएगा, देन इट विल ऑटोमेटिकली गेट द ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी कहाँ आई है, वर्किंग मसल्स में आई है, बाकी पार्ट्स में ऑक्सीजन अवेलेबल है। तो ये क्या करेगा, दिस विल अगेन कन्वर्ट इनटू द ग्लूकोज, एंड ये हमें क्या दे देगा, एनर्जी दे देगा, बट टू द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। लेकिन उस पार्ट से क्या हो गया, उस वर्किंग मसल से ऑक्सीजन जो है निकल जाएगा। तो नाउ this is the concept of lactic acid. Now the next concept is lactic threshold. That is the very important concept for the cycling physiology. थ्रेशोल्ड का क्या मतलब है, थ्रेशोल्ड का मतलब क्या होता है,
कोई भी ट्रांजिशन पॉइंट मतलब उससे पहले कुछ और कंडीशन थी और उस पॉइंट के बाद कुछ और कंडीशन है। जैसे कि इन सिंपल लैंग्वेज इफ आई वांट टू एक्सप्लेन इट, कि एक जैसे हम पानी से बर्फ जमाते हैं, जब मैं उसको बनने के लिए रखती हूँ, यानी कि पानी वाटर इज इन लिक्विड स्टेट एंड इट विल कन्वर्ट इनटू द सॉलिड स्टेट। एक पॉइंट ऐसा होगा जब वो क्या होगी, ना वो सॉलिड होगा ना वो लिक्विड होगा। सेम एज इन द केस ऑफ थ्रेशोल्ड, लैक्टिक थ्रेशोल्ड, एक पॉइंट ऐसा आता है हमारी बॉडी के अंदर जब क्या होता है, हमारी बॉडी ना तो एरोबिकली काम कर रही है ना एनारोबिकली, हमारी बॉडी क्या है, ट्रांजिशन फेज में है। उस पॉइंट से मैं थोड़ा सा भी आगे जाऊंगी तो हमारी बॉडी के अंदर बॉडी ट्रांसफर हो जाएगी एनारोबिक मेटाबॉलिज्म पे, और थोड़ा सा भी इस साइड पे रहूंगी तो वो क्या रहेगी, एरोबिकली रहेगी। इस पॉइंट को हम कहते हैं लैक्टिक थ्रेशोल्ड। अगर हम इसको, वो इंटेंसिटी है जिसके अंदर क्या होगा, हमारी बॉडी जो है बॉडी जो है एरोबिक पॉइंट पर काम कर रही है, लेकिन उस पॉइंट के बाद जो है मेरी बॉडी जो है एकदम शिफ्ट हो जाएगी एनारोबिकली काम करने के लिए। मेरी बॉडी के अंदर क्या है, लैक्टिक एसिड जो है वो जमा होना शुरू हो जाएगा। अब लैक्टिक एसिड जो है, लैक्टिक थ्रेशोल्ड जो है, इसको हम इंपॉर्टेंट प्रेडिक्टर मांगते हैं एंड्योरेंस परफॉर्मेंस के लिए। सिर्फ VO2 मैक्स नहीं रहा, अब हम लैक्टिक थ्रेशोल्ड बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, बिकॉज जो ये लैक्टिक प्रोडक्शन है हमें, जैसे मैंने बताया कि एरोबिक फेसिस में आता है, और दोनों जो प्रोडक्ट है वो लैक्टिक एसिड ऑक्सीजन का जो सप्लाई है उसको ना मिलने की वजह से ब्लड आना शुरू हो जाता है। अब डिपेंड करता है आपकी क्लियरेंस के ऊपर, क्लियरेंस कितनी इंपॉर्टेंट है। अगर क्लियर नहीं होगा तो क्या होगा, हमारी बॉडी के अंदर एसिडिक इफेक्ट आ जाएंगे, और एसिडिक एनवायरनमेंट क्रिएट होने की वजह से क्या होगा, मसल्स जो है अनेबल हो जाएंगे कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। तो इस स्टेट पर अगर हम इस इंटेंसिटी पर ट्रेनिंग कराते हैं, उससे क्या होगा, ट्रेनिंग ऑन द लैक्टिक थ्रेशोल्ड इंटेंसिटी पे जब हम ट्रेनिंग कराएंगे तो हमारी बॉडी के अंदर क्या होगा, ऑक्सीजन लेने की क्षमता बढ़ जाएगी। ऑक्सीजन लेने की क्षमता कैसे, एज वी नो हमारी बॉडी के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करते हैं, हमारी ऑक्सीजन को बांध के रखते हैं। दिस आर कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल। जितनी ज्यादा मेरे अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होंगे, नंबर ज्यादा होगा, उतनी ऑक्सीजन मेरे अंदर स्टोर्ड रह सकती है। लेकिन अब ये थ्रेशोल्ड पॉइंट क्या करेगा, अगर मैं अपने प्लेयर को थ्रेशोल्ड पॉइंट पर ट्रेनिंग कराऊंगी तो जो ये माइटोकॉन्ड्रिया है इनका नंबर बढ़ने के साथ साथ इनका फंक्शन भी बढ़ जाएगा। और जब आपका फंक्शनिंग, दे विल बिकम मोर फंक्शनिंग, और जब ये फंक्शनिंग हो जाएंगे तो हमारी बॉडी क्या करेगी, हमारी बॉडी जब उसके पास ऑक्सीजन की कमी है, बाहर से वो नहीं है, लेकिन हमारी जो माइटोकॉन्ड्रिया स्टोर है उनके पास जो अवेलेबल ऑक्सीजन है वो क्या करेंगे, कुछ देर तक आपका जो लैक्टेट बन रहा है उसको डिले कर देंगे। हमारा जो प्लेयर है वो किस में रहेगा, मोर विल बी इन द एरोबिक जोन। एरोबिक जोन में रहने से उसके अंदर लैक्टिक एसिड प्रोडक्शन डिले हो गई। अब लैक्टिक एसिड प्रोडक्शन डिले होने से क्या हुआ, उसकी जो परफॉर्मेंस थी वो हिंडर नहीं हुई। और परफॉर्मेंस हिंडर कब नहीं होंगी, जब हमारी बॉडी के अंदर ये अडेप्टेशंस आएंगे। और अडेप्टेशंस कब आएंगे, जब मैं अपने प्लेयर को इस ट्रेनिंग इंटेंसिटी के ऊपर एक्सरसाइज कराऊंगी। सिर्फ एंड्योरेंस ट्रेनिंग से नहीं, हमें ध्यान रखना है कि एंड्योरेंस ट्रेनिंग के साथ साथ मेरी बॉडी के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया आ गया, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया फंक्शनल कब होगा, जब हम उस इंटेंसिटी को जानेंगे कि किस इंटेंसिटी के ऊपर मेरा प्लेयर है जो उसके अंदर लैक्टिक एसिड बनना शुरू हुआ। उस तब जैसे ही वो बनना शुरू होगा हम वहां पर उसको ट्रेनिंग कराएंगे तो हमारी बॉडी के अंदर अडेप्टेशन आएगी और वो डिले हो जाएगा। और जब लैक्टिक एसिड प्रोडक्शन डिले हो जाएगा तो मेरे पास उतना जो है एक्स्ट्रा टाइम मिल गया एरोबिक जोन में रहने के लिए। नाउ परफॉर्मेंस प्रेडिक्टर, सेम जैसे मैंने बताया कि VO2 मैक्स, जो मैंने आपको बताया कि ट्रेडिशनली हम मानते थे कि जो VO2 मैक्स है जो बॉडी को ऑक्सीजन मैक्सिमम लेवल ऑफ ऑक्सीजन दे रहा है, और ये जो क्या कर रहा है हमारी बॉडी में जो परफॉर्मेंस का डिटरमिनेंट है। लेकिन इसके साथ साथ जो लैक्टिक थ्रेशोल्ड है विच रिलेट्स टू द पावर, जिस टाइम पे आपका लास्ट के 2 मिनट्स रह गए हैं तब क्या होगा, हमारी बॉडी जो है के अंदर जो लैक्टिक एसिड जब बनने की वजह से परफॉर्मेंस हिंडर हो रही थी वो नहीं होगी, बिकॉज हमारी बॉडी के अंदर जो अवेलेबल माइटोकॉन्ड्रिया है वो उस ऑक्सीजन को प्रोवाइड कराएंगे और जो हमारा एरोबिक जोन है वो बढ़ जाएगा। लैक्टिक टेस्टिंग इज फॉर द साइक्लिंग हैज मेनली 4 पर्पसेस। जो हमारे पास
कोच है उसको पता होना चाहिए कि हमारे जो प्लेयर है उसके अंदर कौन सा एनर्जी सिस्टम डोमिनेट है, कि किस पर डिपेंड करेगा हमारी जो हमारी बॉडी के सिस्टम्स, हमारी देखिए ट्रेनिंग लेवल के ऊपर डिपेंड करेगा किस तरह की ट्रेनिंग मैंने अब तक प्लेयर को दी है। अगर वो एरोबिक में है यानी कि उसके अंदर कौन सा सिस्टम ज्यादा डेवलप है, और सिस्टम जो डेवलप है सपोज वो एंड्योरेंस है या फिर वो एनारोबिक फेज के अंदर है, वो हमें जानना है। और हर एक जो प्लेयर है उसका अपना ही फिजियोलॉजिकल प्रोफाइल है। कोच को देखना है कि कितना ज्यादा हम उसको ट्रेनिंग करा सकते हैं और कितनी देर तक करा सकते हैं, ताकि जो उसका कंडीशनिंग लेवल है, उसके जो सिस्टम्स हैं, उसके ऊपर कोई फर्क ना पड़े। और हर एक वर्कआउट, जो भी वर्कआउट है, उसका जो है एक स्पेसिफिक एक पर्पस होना चाहिए कि हम लंबे समय तक हमें ये देखना है कि मेरे प्लेयर का क्या है, इसका फिजियोलॉजिकल प्रोफाइल क्या है, उस पे मुझे उसको डिसाइड करना है। और हर एक मिनट जो है उस ट्रेनिंग का जो है मतलब कि आपको डिसाइड करना है। वॉल्यूम बहुत देर तक हम एक्सरसाइज कराए, दैट नॉट इम्पोर्टेंट, बट इज इम्पोर्टेंट व्हाट मैंने प्लेयर को एक्सरसाइज करानी है। एंड जो हमारा इंटेंसिटी जिस पे वो एक्सरसाइज करेगा, करेगी, उसके अडेप्ट हो जाएगी। और अडेप्ट होने के बाद क्या होगा, हमारे जो ये सिस्टम्स हैं आपको उस परफॉर्मेंस को देंगे। और हर एक जो साइक्लिस्ट है उसका इंडिविजुअल फिजियोलॉजिकल प्रोफाइल है। अभी हम ब्लड लैक्टेट नापते कैसे हैं? पहले क्या था, ब्लड लैक्टेट लेना बहुत मुश्किल था, हमें इसके लिए क्या करना पड़ता था, हमारा जो बहुत बड़ा मशीन था। नाउ इट इज वेरी इजी, जैसे कि हमारे पास ग्लूकोमीटर होते हैं, जैसे हम अपना डायबिटीज नापते हैं, उसी तरह से हमारे पास क्या है, पोर्टेबल लैक्टेट मॉनिटर आ गए हैं। दीज मॉनिटर्स आर कॉल्ड लैक्टेट स्काउट, जिसको हम अपने फील्ड पर ले जा सकते हैं। और इसके लिए जो ब्लड हमें चाहिए, बहुत ही एक थोड़ा सा चाहिए, एक ड्रॉप ब्लड से हम जान सकते हैं कि मेरे प्लेयर का लैक्टिक एसिड है। तो वो लैक्टिक एसिड, देखिए एक वर्ड में क्लियर करना चाहूंगी, लैक्टिक एसिड और लैक्टिक, जब जो एसिड है ये हमारे मसल्स में रहता है, ये कहलाता है लैक्टिक एसिड, और जब ये ब्लड में आ जाता है ये कहलाता है लैक्टेट। तो हम क्या है, लैक्टिक एसिड मसल्स में नहीं जान सकते। क्यों? क्योंकि इसके लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, मसल्स का बायोप्सी लेना पड़ेगा, और बायोप्सी आपको हम जानते हैं कि ये बैन है, हम नहीं ले सकते। तो हम क्या करेंगे, ब्लड में जानेंगे कि लैक्टिक एसिड है वो कितना पहुंचा, और जब ये ब्लड में लैक्टिक एसिड आ जाएगा तो ये एसिड कन्वर्ट इनटू द लैक्टेट। तो हम क्या करेंगे, सिंगल ड्रॉप ऑफ ब्लड से जान सकते हैं कि मेरे प्लेयर के अंदर कितना लैक्टेट बन रहा है। सो लेट अस कंक्लूड कि साइक्लिस्ट के अंदर क्या है, जानने के लिए कि एनर्जी प्रोडक्शन जो चाहिए पूरी रेस के अंदर, सिर्फ एक पर यूनिट टाइम में कितना उसको एनर्जी चाहिए। सेकेंडली, कितना एनर्जी वो प्रोड्यूस कर सकता है पर पेडल, बिकॉज उसको क्या चाहिए कि हर एक पेडल के साथ उसको फास्ट एनर्जी बाउट्स चाहिए एनर्जी के। और तो हम कोच को किस पे ध्यान में रखना है कि नॉट द हायर रेट ऑफ द एनर्जी, उस एनर्जी को लंबे करके रखना है, क्योंकि जब ये एनर्जी लंबे समय तक सस्टेन रहेगी तो उसमें क्या, उसके एरोबिक जोन में प्लेयर ज्यादा रहेगा, और एरोबिक जोन में रहेगा परफॉर्मेंस है और है वो क्या हो जाएगी, आप कह सकते हैं फटीग जल्दी ना आने की वजह से वो जल्दी गिव अप नहीं करेगा। मेरा कहने का आज का यही मतलब है, एरोबिक फिटनेस की तरफ ध्यान देते हैं, करते हैं, बोथ द पैरामीटर्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे वो VO2 मैक्स है, चाहे वो लैक्टेट थ्रेशोल्ड है, दोनों का इक्वल इंपॉर्टेंस है। सिर्फ मैं उनका VO2 मैक्स देखकर डिसाइड नहीं कर सकती हूँ कि मेरा प्लेयर का एरोबिक सिस्टम बहुत अच्छा है तो मैं इस इवेंट में डाल दूं, नहीं। हमें देखना है क्या उसका लैक्टेट, जो लैक्टिक एसिड जनरेट हो रहा है बॉडी के अंदर, उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो रहा है। और हम प्रॉपर यूटिलाइजेशन कब कराएंगे, जब हम उस इंटेंसिटी पे, जब मुझे पता चलेगा कि मेरे प्लेयर का लैक्टिक एसिड अब बनने लगा, जैसे बनने लगेगा उस लेवल को मैं जानकर उसके ऊपर एक्सरसाइज
एक्सरसाइज कराऊंगी तो ऑटोमेटिकली मेरी बॉडी क्या हो जाएगी, अडेप्ट हो जाएगी। और क्या हो जाएगा, जब अडेप्टेशन आएगा तो हमारा जो ये लैक्टिक एसिड है ये कन्वर्ट हो जाएगा, दूसरे पार्ट्स में चला जाएगा, और दूसरे पार्ट्स में जब ये जाएगा तो हमारा जो मसल है वो वर्किंग मसल लैक्टिक एसिड से फ्री हो जाएगा। और जब वो वर्किंग मसल लैक्टिक एसिड से फ्री हो जाएगा तो क्या होगा, वो स्ट्रेस में नहीं रहेगा, और आपका जो लैक्टिक एसिड है वो ऑक्सीडाइज हो गया, दूसरे पार्ट्स को एनर्जी दे रहा है, और साथ के साथ क्या हो गया, हमारे जो मसल्स थे उसके अंदर क्या आ गया, उसकी वो अभी भी एरोबिक जोन में है। थैंक यू सर। डॉक्टर नेहा अभी सीनियर एडी, हाँ जितेंद्र जी, बहुत अच्छा इनका लेक्चर था, काफी इंफॉर्मेटिव था। आप नहीं थे तो मैं सोचता था कि मैं कुछ क्वेश्चन कर लूं इनसे, लेकिन आप कीजिए, मैं बाद में कर लेता हूँ क्वेश्चन। मतलब आप कीजिए सर। ऐसा है कि नेहा मैडम, मेरा सर बीच में फोन आ गया था एक ऑफिस से, तो नेहा मैम आपका लेक्चर बहुत इंफॉर्मेटिव है। हमें थोड़ा ये बताएं कि इसमें लैक्टेट और एक है अलेक्टेट, लैक्टेट और अलेक्टेट, इसमें क्या डिफरेंस है? ये क्योंकि वी फॉलो द सो मेनी लेक्चर्स ऑफ द फिजियोलॉजी एंड द सो मेनी पीपल आर कंफ्यूज्ड कि ये क्या सिस्टम है, कि कैसे काम करता है, लैक्टेट और अलेक्टेट में क्या डिफरेंस है। सो मेनी कंफ्यूजन्स आर रोमिंग हियर। प्लीज आप इनको थोड़ा हिंदी में और सिंपल वर्ड्स में इसको बताएं। थैंक यू। थैंक यू जी सर। देखिए, लैक्टेट और अलैक्टेट, हम जब भी, मैंने आपको बताया हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है, जब ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है और हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है, डिमांड ज्यादा है, वो इंटेंसिटी जिसके ऊपर हमारा क्या है, डिमांड जो है वो बढ़ गई है, लेकिन हमारी जो सप्लाई है कम हो गई है, तब क्या होता है, हमारी बॉडी जो है गिव अप करना शुरू कर देती है। उसके बाद जब गिव अप करती है तो शुरू होता है हमारा जिसको हम बोलते हैं रिकवरी। अब इस फेज में आपने देखा होगा कि हमारा उस टाइम पे हमने गिव अप कर दिया, उसके बाद भी कुछ देर तक मेरी सांस जो है फूली रहती है, हम ऑक्सीजन ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन अपने अंदर लेने की कोशिश करते हैं, और क्या होता है, मेरी हार्ट बीट भी बढ़ी रहती है। उसकी वजह क्या है, हमने एक्सरसाइज तो स्टॉप कर दी है, लेकिन उसके बावजूद भी ये चीजें बढ़ी हुई हैं। क्यों बढ़ी हुई हैं कि देखिए, जब भी मैं एक्सरसाइज स्टार्ट करती हूँ, ये डिपेंड करता है मेरी स्टार्ट के ऊपर कि मेरा बॉडी कितनी फिजिकली फिट है। अगर मेरी बॉडी फिजिकली फिट है तो क्या होगा, जब मैं गेम को स्टार्ट करूंगी, मेरी फिट जितनी बॉडी होगी उतने ही मेरी बॉडी प्रिपेयर होगी सामने वाले लोड को लेने के लिए। अब क्या होता है, हमने जिसको हम बोलते हैं सेकंड विंड, इसको सेकंड विंड फिनोमिना कहा जाता है कि मेरी बॉडी अभी तक प्रिपेयर नहीं थी उस काम को करने के लिए। अब वो क्या करेगी, उस एकदम से मैंने बोल दिया प्लेयर को आप 4 चक्कर लगा के आइए, उसकी बॉडी प्रिपेयर नहीं थी, वो क्या करेगा, उसके जो वर्किंग मसल है वो क्या करेंगे, आसपास से क्या करेंगे, ऑक्सीजन बोरो करेंगे और उस इवेंट को स्टार्ट कर देंगे। और उसके बाद क्या होगा, मेरा इवेंट जो है वो कंटिन्यू चलता रहेगा, मेरे में ये जो तीनों सिस्टम से सामने आएंगे और हमें एनर्जी देते रहेंगे। अब क्या होगा, जब मेरा ये इवेंट खत्म होगा, उसके बाद मेरी बॉडी क्या करेगी, जो मैंने ऑक्सीजन बोरो करी थी उसको रिपे करना शुरू करेगी, वापस करना शुरू करेगी। और जब बॉडी उसको वापस करती है, ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन लेने की कोशिश करती हूँ। एक तो क्या करेगी, जो उनको साथ साथ क्या करेगी, सर वॉइस ब्रेक हो रही है सर, मेरे जो आवाज ब्रेक हो रही है, काइंडली आप दोबारा बता दें ये सेंटेंस, लास्ट सेंटेंस रिपीट कर लीजिए। जी सर, क्या होगा, मेरी बॉडी क्या करेगी, रिकवरी फेज में जो मेरा ऑक्सीजन है, उस ऑक्सीजन को जो मैंने स्टार्टिंग में ली थी, उधार ली थी अपने दूसरे मसल से, उसको रिपे करने की कोशिश करेगी। दूसरा क्या करेगी, जो मेरे स्टोर्स खाली हो गए हैं उनको भरेगी। अब
क्या होगा, देखिए जब हमारी पूरा प्रोसेस चलती है, कोई भी इवेंट चलता है, तो उसके अंदर सिर्फ लैक्टिक एसिड नहीं बनता, बहुत सारी फिजियोलॉजिकल चेंजेस आते हैं। रिकवरी के दौरान क्या होता है, ये सब कुछ पे होता है। हम सोचते हैं कि मेरा हार्ट रेट डाउन आ गया, बॉडी रिकवर कर गई, मेरा रेस्पिरेशन डाउन आ गया, मेरी बॉडी रिकवर कर गई। ऐसा नहीं होता। हमारी जो रिकवरी है ये 2 फेजेस में डिवाइड होती है। फर्स्ट फेज इज कॉल्ड अलैक्ट फेज। अलैक्ट फेज क्या है, जिसके अंदर हम लैक्टिक एसिड को इन्वॉल्व नहीं करते हैं, जिसके अंदर रिकवरी होती है हमारी हार्ट रेट की। जो हार्ट रेट बढ़ी थी, वो हार्ट रेट हमारी प्री एक्सरसाइज स्टेट में आएगी, जहां से मैं शुरू हुई थी, जो वो बढ़ी, उसके बाद वो वापस आ गई, उसको हम बोलते हैं अलैक्ट फेज ऑफ रिकवरी। और उसके बाद जो मेरी रेस्पिरेशन बढ़ी थी, एकदम से बढ़ी थी, वो डाउन आ गई, फिर वो क्या हो गया, हमारी प्री एक्सरसाइज स्टेट में आ गई। दो बोथ, जो हमारे हार्ट रेट बढ़ी और जो रेस्पिरेशन डाउन आई, दिस इज कॉल्ड द अलैक्ट फेज। लैक्ट फेज क्या है, जो मेरी बॉडी के अंदर लैक्टिक एसिड बना है, ये लैक्टिक एसिड साथ के साथ रिमूवल नहीं होगा, इसके लिए हमें टाइम चाहिए। टाइम कितना चाहिए, बिकॉज हमारी बॉडी क्या करेगी, इस लैक्टिक एसिड को रिमूव करेगी, इसके, और ये डिपेंड करेगा कि मेरा लैक्टिक एसिड कितना बना है, कितना, मेरी गेम कौन सी थी, नेचर क्या था मेरी गेम का, क्या वो एंड्योरेंस था, क्या वो एनारोबिक था। अगर एनारोबिक इवेंट था तो लैक्टिक एसिड ज्यादा बना होगा, अगर वो एरोबिक था, वो साथ के साथ मोबाइलाइज हो रहा था, तो लैक्टिक एसिड कितना बना है वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो अलैक्ट फेज क्या है, जिसके अंदर हमारी बॉडी रिकवर करती है, व्हेन इट इज रिलेटेड टू फिजियोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल मींस आपकी हार्ट रेट डाउन आई, हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है, रेस्पिरेटर रेट ऑफ रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग रेट जो है वो डाउन आ गया। लेकिन लैक्टिक एसिड फेज क्या है, जिसको आप बोलते हो लैक्टेट फेज, उसमें क्या है, हमारी जो केमिकल, बायोकेमिकल जो हमारे वेस्ट बने हैं वो रिमूवल होगा, और जब वो रिमूवल होगा, दैट फेज इज कॉल्ड लैक्ट फेज, एंड इट विल नॉट कम डाउन, एकदम से नहीं आएगा, इट विल टेक time and it will depend upon your nature of the game, nature of the lactic acid production, कितना प्रोडक्शन हुआ है। और उसके लिए हम क्या करते हैं, हम एडवाइस करते हैं कि आप मेथड ऑफ रिकवरी, जैसे कि हम उसको बोलते हैं मसाज के लिए, ताकि लैक्टिक एसिड उस जगह से रिमूव हो जाए, या फिर हम उसके लिए बोलते हैं कि साउंड स्लीप, ताकि हमारी जो साउंड स्लीप लेने से या अदर एक्टिविटी करने से क्या हो जाएगा, हमारी एक्टिव रिकवरी होगी। ये जो लैक्टिक एसिड है, ये इसकी शटलिंग शुरू हो जाएगी, दूसरे पार्ट्स ऑफ द बॉडी में चला जाएगा। This is called the lact and alact phase. Thank you very much, ma'am. So your lecture is very good and informative. Avtar sir, if anybody come forward to question and clarify anything. Yes, Dr. Neha, can I go ahead? जी सर, प्लीज, माय प्लेजर। डॉक्टर नेहा, हम लोग पुराने जमाने के कोच हैं, अभी तो नए नए बहुत काफ़ी चीज़ें आ गई हैं, लेकिन जो हम लोगों ने पहले कोर्स किए हैं बिसाइड्स NAS, उसके पहले मैं आप बता दूं कि आपने जो कहा बिल्कुल बहुत कन्विंसिंग था कि इंस्टेंट एनर्जी जो हमारे बदन में होती है वो ATP के रूप में हम लोग लेते हैं, जो कि स्प्रिंटिंग नेचर के एक्टिविटी में काम आती है। उसके बाद जो लैक्टिक है वो थोड़ी प्रोलॉन्ग्ड होती है, वो जैसे एथलेटिक्स के 400 मीटर या 800 मीटर रेसेस में काम आती हैं, और उससे अबव जो एरोबिक नेचर की चीज़ें जो 800 और मैराथन और 1500, तो ये एक बेसिक चीज़ हम लोग मानते हैं। मैं क्लेरिफाई आपसे करना चाहता हूँ डॉक्टर, ये कि हम लोगों को असम्पशन थी, हो सकता है गलत हो, क्योंकि आपके साथ लेक्चर के साथ मैं रिलेट करके देख रहा हूँ। देखिए, लैक्टिक एसिड जो है वो जो हमारी बनती है, क्या जैसे मुझे बताया गया था कि वो एक जो हमारे पसीना आता है मसल्स से, वो एक लैक्टिक एसिड का रूप होता है, और आई डोंट नो हाउ फार इट इज करेक्ट, और जैसे पसीना बाहर की तरफ निकलता है शरीर के, और मसल के अंदर की तरफ भी निकलता है, और वो खून का मसल के साथ जो कनेक्शन है उसको फेंट कर देता है, उसको डिमिनिश कर देता है, उसको कम कर देता है। इसीलिए जो अभी आपने बताया कि हम लोग जब हाथ पैर हमारे दर्द करने लगते हैं, उसको वाइब्रेटर या नींद या हॉट वाटर से हम लोग उसको रिड्यूस करते हैं, वो लैक्टिक एसिड की परत को तोड़ने के लिए। आई डोंट नो इफ यू बैक दिस। और दूसरी बात, आपने एक बहुत सेकंड विंड का नाम लिया, बड़ी इंटरेस्टिंग है, वो फिर कभी बात करेंगे। लेकिन जो मैं कहना चाहता हूँ कि जो लैक्टिक एसिड का जो एक लेमैन की, जो हमारी, ताकि हमारे कोचेस डॉक्टर नहीं है, उनको एक सिंपल लैंग्वेज में बताया जाए कि
क्या ये लैक्टिक एसिड पसीने का ही रूप है या ये गलत है धारणा? जी सर, थैंक यू सर। देखिए सर, सबसे पहले तो हमें पसीना आ क्यों रहा है, पसीना आता क्यों है। देखिए, मैंने आपको बताया कि हमारी बॉडी के अंदर क्या है, अडेप्टेशंस होती हैं। अडेप्टेशंस क्या है, कईयों को बहुत ज्यादा पसीना आता है, कईयों को बिल्कुल नहीं आता है, ठीक है। अब अडेप्टेशन क्या है, जब हमारे क्या होगा, हमारी बॉडी को हम मैं कहना चाहूंगी कि मेरी बॉडी क्या करती है, सिर्फ अपने बारे में जानती है, उसको नहीं पता है कि मैं एक प्लेयर हूँ, उसको नहीं पता है मैं प्लेयर हूँ। वो क्या करती है, अपने आप को सेफ साइड पे रखती है। अपने आप को सेफ साइड पे रखने का मतलब क्या है कि जब हम अपने प्लेयर को ट्रेनिंग करा रहे हैं, और वो ट्रेनिंग क्या है, किस एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। सपोज क्या हुआ कि जब हमारी बहुत ज्यादा इंटेंसिटी ट्रेनिंग की बढ़ गई है, और इंटेंसिटी जब ट्रेनिंग की बढ़ेगी तो क्या होगा, हमारी बॉडी के अंदर, जैसे मैं बता रही हूँ कि लैक्टिक एसिड प्रोडक्शन भी बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि लैक्टिक एसिड सामने आ जाएगा। अब क्या होता है सर, जब हमारा इंटेंसिटी भी बढ़ रही है, और बॉडी क्या करेगी, हमारी जो शरीर की गर्मी है, बिकॉज देखिए मैं थोड़ा सा हाथ ऐसे ऐसे करती हूँ, गर्म हो जाते हैं। जब इंटेंसिटी बढ़ती है तो हमारे शरीर के अंदर गर्मी बढ़ जाती है, और ये जो गर्मी है इसका शरीर से बाहर निकलना बहुत जरूरी है। अगर ये शरीर से बाहर नहीं निकलेगी तो मेरी बॉडी का जो कोर टेम्परेचर है वो मेंटेन नहीं रहेगा। कोर टेम्परेचर जैसे कि हमारा फिक्स है, हमारा बॉडी टेम्परेचर एक फिक्स टेम्परेचर है जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। अगर ये बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल नहीं होगा तो क्या होगा, अगर ये थोड़ा सा भी ऊपर जाएगा, हम बोलते हैं हमें फीवर हो गया, थोड़ा सा भी नीचे आएगा तो अभी हमारी बॉडी जो है उसमें एनर्जी नहीं रहती है। तो इस टेम्परेचर को मेंटेन करना बहुत जरूरी है। ये टेम्परेचर मेंटेन कैसे होता है, ये हमारा जो ब्रेन है इसको मेंटेन करता है, हमारे बॉडी के टेम्परेचर को, जिसको मैं बोलती हूँ थर्मो रेगुलेशन। थर्मल हमारे बॉडी को रेगुलेट करके रखता है। अब जब हम एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज करने से क्या होता है, मेरी बॉडी के अंदर हीट जनरेट होती है, और इस हीट का बाहर आना बहुत जरूरी है। अब ये हीट जब बाहर कैसे आएगी, ड्यूरिंग द एक्सरसाइज, जब मेरे बॉडी के अंदर जो हीट जनरेट हुई है इसको बाहर निकालने के लिए क्या होता है, हमारी बॉडी, मैंने बताया, अपने आप को सेव करेगी। उसको आपकी परफॉर्मेंस से कुछ लेना देना नहीं है। वो क्या करेगी, इस जो हमारा हीट है उसको क्या करेगी, हमारी जो मतलब जिसको हम बोलते हैं, एक होता है कोर बॉडी, एक होता है पेरिफेरल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, हमारी टुवर्ड्स द स्किन उसको डाइवर्ट कर देगी। क्या होगा, जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं वो हमारी स्किन की तरफ जो है वो डायलेट हो जाएंगी, चौड़ी हो जाएंगी। तो उससे क्या होगा, जो हमारा जो ज्यादा से ज्यादा हीट जो है वो मेरे शरीर से बाहर निकल सके। अब वो गर्मी बाहर कैसे निकलेगी, पसीने के रूप में निकलेगी। क्या होगा, जो हमारा जो शरीर की गर्मी है वो डिसिपेट हो जाएगी ऑन द स्किन इन द फॉर्म ऑफ स्वेट, पसीने के रूप में बाहर आनी शुरू हो जाएगी। अब ये पसीना क्या करेगा, ये क्या है, दिस इज पसीना क्या है, दिस इज अवर, हमारी बॉडी का जो है हीट है जो निकल रही है उस हाई इंटेंसिटी पे, जो निकलनी बहुत जरूरी है। अगर ये अंदर ही रहेगी तो क्या होगा, देयर मे बी सम सीरियस हीट डिसऑर्डर भी हो सकते हैं। अगर हमारी बॉडी का थर्मो रेगुलेशन बहुत अच्छा नहीं है तो क्या होगा, ये हीट अंदर ही रहेगी और ये हीट बाहर नहीं निकलेगी, जो हीट टुवर्ड्स द स्किन चली जाएगी। अब क्या हुआ, मेरी स्किन की तरफ तो जा रहा है, मेरा पसीने के थ्रू सारा बाहर आ रही है हीट, लेकिन जो मेरे वर्किंग मसल्स हैं वो मसल्स को क्या हुआ, मसल्स को ऑक्सीजन उतना नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि जो मेरे ब्लड वेसल्स हैं वो टुवर्ड्स द स्किन हो गई हैं, वो जो हमारी ब्लड वेसल्स वर्किंग मसल्स को जा रही थी वहां पर नैरो हो जाएंगी। तो मेरी परफॉर्मेंस क्या हो जाएगी, फिर से हिंडर करने लग जाएगी, बिकॉज बॉडी ने अपने आप को सेव करना है। अब यहाँ पर क्या हुआ, हमारे पसीना आया, इस पसीने ने हमें हेल्प करी, क्या करा, इस पसीने ने मेरी शरीर की गर्मी को बाहर निकाल दिया। शरीर की गर्मी जब बाहर निकल गई तो क्या हुआ, मेरी बॉडी सेफ साइड पे हो गई, लेकिन मेरी परफॉर्मेंस डाउन हो गई। इसके लिए अब हम क्या करेंगे, मेरे अपनी परफॉर्मेंस भी देखनी है, मुझे चाहिए कि मेरा साइक्लिस्ट है उसकी परफॉर्मेंस भी रहे और गर्मी भी बाहर आ जाए। तो हमें क्या करना है, अपने प्लेयर को अडेप्टेशन देनी है, जिसको मैं बोलती हूँ कि हीट अडेप्टेशन। हमें क्या करना है, अपने प्लेयर को हॉट एनवायरमेंट में अडेप्टेशन करवानी है। उससे क्या होगा, प्लेयर की बॉडी, जो हमारा ब्रेन है क्या करेगा, ब्रेन क्या करेगा,
इस गर्मी को बाहर तो निकालेगा, पसीना तो आएगा क्योंकि पसीना हेल्प कर रहा है गर्मी को निकालने में। ये पसीना अब कैसे आएगा, ज्यादा से ज्यादा डाइल्यूट हो जाएगा। डाइल्यूट कैसे होगा, एक प्लेयर का पसीना ज्यादा डाइल्यूटेड होता है बिकॉज उसके अंदर क्या होता है, क्योंकि जब हमारे शरीर के अंदर से गर्मी निकल रही है तो मेरे वेस्ट प्रोडक्ट्स जो बाहर आ रहे हैं जिसमें लैक्टिक एसिड भी इन्वॉल्व है। ये नहीं है कि पसीना सिर्फ लैक्टिक एसिड है, बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट जो मेरी बॉडी के अंदर बन रहे हैं वो बाहर निकलते हैं, उसमें एक लैक्टिक एसिड भी है। इसके साथ साथ मेरे मिनरल्स भी बहुत सारे बाहर निकल जाते हैं जो डायरेक्टली मेरी परफॉर्मेंस को हिंडर करते हैं। अब जब मेरा प्लेयर अडेप्टेड होगा तो उसको पसीना आएगा, लेकिन ये पसीना क्या होगा, इट विल बी मोर डाइल्यूटेड, इसके अंदर वाटर कंटेंट ज्यादा होगा। इसके अंदर अगर हम थोड़ा सा देखें तो वो जो पहले पसीना आ रहा था वो सॉल्टी होगा, सॉल्ट ज्यादा निकल रहे थे, लेकिन अब जो पसीना आया ये सॉल्टी नहीं होगा, इसके अंदर वाटर कंटेंट ज्यादा होगा, जिससे क्या होगा, मेरे शरीर की गर्मी तो बाहर निकल रही है लेकिन ये जो गर्मी है मेरी परफॉर्मेंस पे फर्क नहीं डाल रही, क्योंकि जो मेरे मिनरल लेवल्स थे और जो मेरे वो क्या है मेंटेन्ड है, जिससे मेरी परफॉर्मेंस जो है वो हिंडर नहीं करेगी। सो हम ये नहीं कह सकते सर कि पसीना जो है सिर्फ ओनली द लैक्टिक एसिड, दिस इज द मेनी वेस्ट प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग द लैक्टिक एसिड कंटेंट, और जिससे क्या है हम जो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फिजियोलॉजिकल प्रोसेस टू मेंटेन दिस, हमारे जो एनर्जी कोर एनर्जी को जो हमारा बढ़ जाती है उसको मेंटेन करने के लिए जरूरी है। क्योंकि सर अगर ये नहीं होगा तो बॉडी के अंदर सीरियस डिसऑर्डर हो जाते हैं जिसको हम ध्यान में नहीं रखते हैं। जैसे कि 3 डिसऑर्डर्स हैं जो मेनली है, सबसे पहले आता है हमारा एग्जॉशन, हीट एग्जॉशन। प्लेयर एग्जॉस्ट नहीं था लेकिन वो एग्जॉस्ट हो गया क्योंकि गर्मी की वजह से उसकी बॉडी से वो अडेप्टेड नहीं था, गर्मी बाहर नहीं आ पा रही थी। अब वो गर्मी बाहर नहीं आ पाएगी तो क्या होगा, सारा जो ब्लड फ्लो है टुवर्ड्स द स्किन जा रहा है, और स्किन की तरफ जब जा रहा है तो मेरे वर्किंग मसल्स को क्या नहीं मिल रही, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, और जब ये ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो लैक्टिक एसिड जो पहले लेट बन रहा था वो जल्दी बनना शुरू हो जाएगा और मेरा प्लेयर एग्जॉस्ट हो जाएगा। तो क्या हुआ, उसको एग्जॉशन जल्दी आ गया क्योंकि लैक्टिक एसिड जल्दी बन गया बिकॉज ही वाज नॉट अडेप्टेड टू द एनवायरनमेंट। अब तब भी हमने प्लेयर को काम कराना शुरू रखा, काम करता रहा प्लेयर, मतलब ही वाज एक्सरसाइजिंग इन दैट कंडीशन आल्सो। तब क्या होगा, मेरी बॉडी क्या करेगी, जैसे मैंने आपको बताया स्वेटिंग इंक्रीज करेगी, ज्यादा से ज्यादा पसीना बहाएगी, और जब ये पसीना आएगा ज्यादा से ज्यादा तो मेरे मिनरल्स जो है वो बाहर आएंगे शरीर से, और जब ये मिनरल्स बाहर आएंगे तो क्या होगा, मिनरल जब हमारा जो मसल मूवमेंट है वो प्रॉपर नहीं होगा, और जब मसल मूवमेंट प्रॉपर नहीं होगा तो क्रैम्पिंग शुरू हो जाएगी, इससे क्या होगा, पेनफुल मूवमेंट होंगे जिसको हम बोलते हैं क्रैम्पिंग, हीट क्रैम्प। ये हीट क्रैम्प क्यों थे, बिकॉज ऑफ हमारी अडेप्टेशन नहीं थी एनवायरनमेंट के ऊपर, इसलिए हमारी बॉडी के अंदर क्रैम्पिंग आना शुरू हो गई। और थर्ड स्टेज आती है, इसको भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। एग्जॉशन स्टेज में हम कैसे कंट्रोल करेंगे, प्लेयर को रेस्ट कराएंगे तो उसकी बॉडी क्या होगी, रेस्ट करने से क्या होगा, हमारी फिर से ऑक्सीजन लेंगे और हमारी जो वर्किंग मसल है वहां तक ऑक्सीजन पहुंचेगी और कुछ ज्यादा हम नॉर्मल हो जाएंगे। लेकिन पानी में नमक चीनी का घोल देंगे वो नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन जब थर्ड स्टेज आती है तब हमारी इंटेंसिटी हम बढ़ाते जाते हैं और हमें पता ही नहीं होता कि हमारे प्लेयर का फिटनेस लेवल क्या है। तब क्या होगा, हमारी ये जो गर्मी है ये क्या हो जाएगी, हमारे दिमाग सिर के ऊपर चढ़ जाएगी। जैसे बोलते हैं ना कि जब बुखार कितना भी हो लेकिन वो सिर पे नहीं चढ़ना चाहिए। सिर पे क्यों नहीं चढ़ना चाहिए, क्योंकि वो मानते हैं क्योंकि हम तब भी जब भी हमें फीवर होता है हम पट्टियां सिर के ऊपर रखते हैं, सिर को ठंडा करने की कोशिश करते हैं। उसका रीजन क्या है, इसके पीछे एक रीजन है कि जो हमारा ब्रेन है उसको एक ऑप्टिमल टेम्परेचर चाहिए। अगर वो टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो हमारा ब्रेन है वो काम करना बंद कर देगा, जिसको हम बोलते हैं ब्रेन हैमरेज। और ब्रेन या तो ब्रेन पूरा या फिर कोई भी पार्ट ऑफ द बॉडी, जो मतलब क्योंकि ऑल द पार्ट्स में जो हमारे बॉडी पार्ट्स है उनका सेंटर जो है वो ब्रेन के अंदर है, कोई भी सेंटर जो है वो काम करना बंद कर देगा। अब ये कब होगा, जब प्लेयर की इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है और उसको क्या कर रहा है, कंटिन्यू कर रहा है और वो ही इज नॉट अडेप्टेड, तो क्या होगा, ये जो गर्मी है शरीर की गर्मी ये हमारे ब्रेन पर चढ़ जाएगी। और जब ये ब्रेन पर आएगी तो हमारा ब्रेन जो है वो काम करना बंद कर देगा, हमारी बॉडी की थर्मो रेगुलेशन जो प्रोसेस है ये खत्म हो जाएगी। उस स्टेज में जो है दैट कैन नॉट बी कंट्रोल्ड, हम उससे बीइंग अ कोच और बीइंग अ साइंटिस्ट में उसको कंट्रोल नहीं कर सकती। वी हैव टू हॉस्पिटलाइज द पर्सन, द प्लेयर, उसको हॉस्पिटलाइज कराना पड़ेगा और दैट में बी फेटल, ये फेटल भी हो सकता है बिकॉज कोई भी जो ब्रेन का सेंटर होगा वो डैमेज होगा तो बॉडी में भी पैरालाइज्ड और दैट में कॉज द डेथ ऑफ द पर्सन। सो मेनली क्या है, अडेप्टेशन है। तो सर आई थिंक yes doctor, your answer is very convincing, thank you very much. Mr. Jimmy, please carry on. Thank you, Madam Neha.
आपने sir, thank बहुत you, sir. अच्छे तरीके से बहुत डिटेल में समझाया। मुझे नहीं लगता कि जो हमारे लिसनर कोचेज हैं किसी को कोई डाउट रहा होगा लैक्टिक एंड द थ्रेशोल्ड लेवल और ये थर्मोरेगुलेटरी सिस्टम, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ द फिजियोलॉजी ड्यूरिंग साइक्लिंग, व्हाट इज द रिकवरी प्रोसेस, हाउ वी कैन हेल्प दीज ऑल द थिंग्स for the benefit of the cyclist. So once again thank you very much नेहा मैडम, बहुत ही इंफॉर्मेटिव Thank एंड you, sir. बहुत ही अच्छा लेक्चर था और हमने सब लोगों ने बहुत, ये हमारे कोचेज ने ध्यान से सुना और बहुत ही उन्होंने आपके लेक्चर से कुछ पाया है। उनको पक्का होगा कि ये जो लेक्चर है, बाकी के लेक्चर मैं कुछ कह नहीं सकता, बट आज का तो लेक्चर आपका नंबर 1 लेक्चर होके जा रहा है यहाँ से, एंड वी ग्रेड यू 10 on 10 10 on 10. So thank you very much, madam. Thank you, sir. Thank you again. Once again, you have to be with us and spare some time for the give us the our colleague coaches. Thank you, Avtar Thank you, Paji. sir. आपने मुझे मौका दिया। सर थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे एक मौका दिया इस पे बोलने के लिए साइकिलिंग पे, और आप जानते हैं कि मुझे भी मौका मिला स्पेशली साइकिलिंग के बारे में पढ़ने के लिए। नहीं बहुत Thank अच्छा, you so बहुत much, अच्छा। sir. देखो अब ये तो बात सबको पता ही है कि ये जो साइकिलिंग है इसमें ऑल द एनर्जी सिस्टम्स आर इन्वॉल्व होते हैं, और वो आपने बहुत बखूबी इनको डेलिबरेटली डिटेल में इनको समझाया, और हमारा भी इसमें बहुत फ़ायदा हुआ है और हमारे कोचेज ने भी बहुत एक्यूरेट नॉलेज गेन की है। थैंक यू वेरी मच नेहा। सो आई वंस अगेन Thank you, थैंक यू एवरीबॉडी. Our next lecture is tomorrow on the same time, 11:30, and the lecture is taken by Madam Seema Raika on the injuries of the cyclists. Yes, so on Thank the you. सभी कोचेस को मेरे तरफ से थैंक यू। on the these words we can now over this today's session. So thank you very much and good day to all of you.